करके इसको समझा सकते। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू सी अ कॉन्सेप्ट ऑफ जादुई पिटारा. इन दैट we are going to understand the fundamental areas of development. जादुई पिटारा एक्चुअली क्या है? अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए इंटरव्यू में कि जादुई पिटारा क्या होता है, तो आप उसको क्या आंसर कर सकते हो? जादुई पिटारा के लिए आंसर करने के लिए बस यही एक ऑप्शन होता है कि एक बॉक्स है जिस बॉक्स में से कुछ जादुई चीजें बाहर निकल रही, राइट? बट when we talk about a thing which is in a different motion, एक ऐसी चीज जो एक अलग मोशन में जा रही है, हमें दिख रहा है कि जादुई पिटारा एक प्ले बेस्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट है, जहां पे से कुछ खिलौने जो है वो बाहर निकलेंगे और बच्चे जो है इसे एंजॉय करेंगे, राइट? वी फील दैट. बट एक्चुअल में जादुई पिटारा जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बच्चे के अंदर डेवलप कर रहा है. Jadui Pitara is actually developing a complex concept into the mind of the child, and that is the Panchkosh theory of education. अब पंचकोश थियरी क्या है? As NEP says that we need a holistic development of the child, right? A holistic pre-primary education model is the Panchkosh theory, which is inspired by the ancient concept of Panchkosh theory of education. And this ancient concept comes from Bhagavad Gita. ये जो हमारा एंशियंट कॉन्सेप्ट है, ये भगवत गीता से आता है. अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है, सुनी है, देखी है, समझी है, या कभी उसके रिफ्लेक्शंस को भी अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया है, तो गीता के जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में ये बताते हैं कि आप अगर योग करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो ऋषि मुनि है, जो हम अभी ये देखते हैं ना, साइंटिस्ट है, न्यूटन वगैरह, इन सब की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई न्यूटन ने ग्रेविटी को फाइंड आउट करा, ठीक है? और एटम एटम के बारे में किसने बताया था? कोई एक ऋषि थे, उन्होंने बताया. तो लेकिन अगर हम देखें तो भाई एटम की अगर डिस्कवरी अगर हम देख रहे हैं तो भाई सारे विदेशी जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आते हैं, लेकिन हमारे एक्चुअली वेदों में, ग्रंथों में सारी चीजें ऑलरेडी पहले से लिखी गई है, ठीक है ना? कपिल ऋषि जो थे उन्होंने मैक्सिमम चीजों की खोज करी थी. तो ये जो ऋषि मुनि थे हमारे, जो वो कैसे इन सारी चीजों के खोज करके हमारे जो एक्चुअल रियल साइंटिस्ट हैं जो ये, तो ये कैसे सारी चीजों को खोजबीन करके कनेक्ट कर लेते थे. अगर आप लोगों ने टेलीपैथी के बारे में बताया, अगर आप लोगों ने गीता को सुना समझा होगा ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में क्या चीज हो रही है, एक प्रॉपर दिव्य दृष्टि जो है संजय के पास थी, जिन्होंने देखते हुए जो वहां हो रहा था, एक प्रॉपर टीवी स्क्रीन टाइप प्रोजेक्टर उनके पास चल रहा होता था, जिससे उनको सारी चीजें पता चल रही थी. तो ये दिव्य दृष्टि बोलते थे वो उसको, जिससे वो सारी चीजें देखकर समझ पाते थे, ठीक है? लेकिन आज के जमाने में अगर हम उसको देखेंगे तो आज हम भी तो वही कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे के साथ में दूर रहकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. बट हम वहां पर जो कनेक्शन है, ये क्या है? नेटवर्क है. और उससे पहले जब ये चीजें नहीं थी तब क्या था? टेलीपैथी सिस्टम था. लोग मन की बात से आपस में बातचीत कर लेते थे. एक व्यक्ति इधर बैठा, दूसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, और फिर वो एक दूसरे से मिलने पहुंच जा रहा है कि आपने हमें याद किया. कभी ना बोलते हुए देखा, ना बोलते हुए सुना, ना समझा, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, तो वो टेलीपैथी सिस्टम था. सो ये सारी चीजें कैसे आती थी? ये सारी चीजें आती थी वाइटल एनर्जी से, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से, ठीक है ना? अल्टीमेटली अगर एक सोल को हम देखते हैं तो अल्टीमेटली अ सोल इज हैविंग एन अल्टीमेट गोल टू मर्ज विथ द सुप्रीम सोल, ठीक है ना? आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही एक जीवन का गूढ़ सार और गूढ़ रहस्य होता है, ठीक है ना? अब ये देखो, आप लोगों को ये लगेगा कि ये कैसी कैसी बातें चल रही है हमारी, हम छोटे बच्चों के टीचर्स है, कहाँ आत्मा कहाँ परमात्मा की बातें चल रही. बट एक्चुअली
जब शरीर में जीवात्मा एंटर करता है तो वो जिस चीज के लिए खोज करता है वो एक्चुअली द एंड ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट के लिए करता है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअल में कैसा और किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, आई होप आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि फंडामेंटल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करता है। ठीक है ना, हम फंडामेंटल स्टेज की टीचर्स हैं, हम फंडामेंटल एरियाज पर काम करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में ओवरऑल ये सारी डेवलपमेंट आती है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है फिजिकल डेवलपमेंट, वाइटल डेवलपमेंट दैट इज वाइटल एनर्जी एंड वेलबींग, सोशल इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट, एंड देन लैंग्वेज लिटरेसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड लास्ट में एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये जो पूरा डेवलपमेंटल एरियाज है, ये एरियाज से हम ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। अगर आपने एनईपी समझा होगा तो एनईपी में जो 7 डोमेन्स की बात कर रहे हैं तो यही वो 7 डोमेन्स है जो यहाँ पर आए, राइट। 7 डोमेन्स क्या है, व्हाट आर डोमेन्स? डोमेन्स आर द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है एरिया ऑफ डेवलपमेंट। सो व्हाट इज दिस डोमेन? तो एनईपी जिन डोमेन्स की बात कर रहा है, जादुई पिटारा जिन फंडामेंटल एरिया की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो क्या है? वो है हमारे शरीर के अंदर की पंच प्राण। ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। अगर आप लोगों ने अपने 90s के जमाने पे शक्तिमान देखा होगा ना तो आपको याद आ जाएगा ये पंच महाभूतों के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो ये एग्जैक्टली exactly है क्या? हमारे शरीर में जो 5 अलग अलग शरीर हैं, ये 5 अलग अलग शरीर के अंदर क्या चीज है जो हमको उस लेवल पर लेकर जाती है? ठीक है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये 7 चक्र जो होते हैं हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर लेकर जाते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल स्टेज में हम हमारे शरीर के अंदर के उन चीजों को समझ रहे हैं जहां पर जीवात्मा वास करती है। अब देखो, एक जनरल सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बताना चाहते हैं। हमारी जब शादी होती है, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, वी इंडियंस, हम इंडियंस को रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को क्या कोई बताता है या कोई समझाता है? लेकिन फिर भी जब हम रिलेशनशिप में होते हैं हमें वो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि हमें अब आगे क्या करना है। ये हमें नोशन कहाँ से आता है? हमारे अंदर ये जो अलग प्रक्रिया, ये जो अलग शरीर है ना, अलग शरीर जो होते हैं, ये हमें वाइटल एनर्जी और वेलबींग देकर हमें ग्रो करते हैं, हमें समझाते हैं। हमें कभी चोट लगती है, हम जब गिर जाते हैं कभी हमें चोट लगती है, और जब हमसे लोग ये कहते हैं कि आप स्ट्रांग हो, अरे आपको तो कुछ तकलीफ नहीं हुई, है ना, तो हम कैसे उस चोट को भूल जाते हैं? हाँ, आप एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा होता है, उसे अगर जरा सी चोट लग गई, ठीक है, और अगर माँ ने अगर उसकी चोट में थोड़ा सा फूक भी दिया तो बोलते हाँ हाँ ठीक हो गया चल जाओ। तो बच्चे को दर्द भी हो रहा होगा ना, तो बच्चे को एक भरोसा होता है कि नहीं, इसको फूक दिया मम्मा ने, ठीक हो गया होगा, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, और वो एक्चुअल में ठीक हो जाता है। क्या माँ की फूक में कोई दवाई होती है? नहीं, वो वाइटल एनर्जी, वो वेलबींग होती है जो प्राणमय कोश में यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और नभ। ठीक है ना, अगर अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एयर, वाटर, ईथर, एंड दो और क्या आ जाएंगे? वायु, अग्नि, फायर, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ईथर, ईथर बोलेंगे उसको, एंड नभ। अब वो चलो वो रिलेट नहीं कर पा रही हूँ मैं, वो मैं आप लोगों को जब नोट्स भेजूंगी तब फिर उसमें आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। बट ये 5 चीजें हैं जिससे हमारा पूरा ये जो पंच महाभूत वाला शरीर जो है वो बना हुआ है। सो अब ये देखिए, अब ये जो हमारे जो 5 शरीर है ना, इसका एक जो पार्ट है वो यहाँ पर 5 कोशों में आया हुआ है।
ये जो कोश है ये हमारी वेलबींग में बना हुआ है। ये पांचों शरीर के अंदर है, जो पिक्चर मैंने भी आपको दिखाया था। सबसे पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। ठीक है। अन्नमय कोश जो होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रहता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तब ये हमारा ये वाला शरीर जो होता है वो एक्टिव होता है। अगर आप इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे अन्नमय कोश जो है सबसे बाहर आनंदमय, वाला शरीर है, प्राणमय, ये कलर। मनमय, ठीक है। विज्ञानमय, आनंदमय। नेक्स्ट इज प्राणमय कोश, ये येलो कलर वाला। ठीक है। दिस वन इज द वाइटल एनर्जी। नेक्स्ट इज मनोमय कोश। ठीक है। दिस इज द एक्चुअल एजुकेशनल बॉडी। ठीक। विज्ञानमय कोश, जो विज्ञानमय कोश है ये हमारी लैंग्वेज लिटरेसी और हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करता है। मतलब जो भी चीज हमें बुद्धि में सूझती है, समझ में आती है, जैसे अभी हम इंग्लिश में अगर बात करते हैं और हम उसको सोचते किस में हैं? हम उसको सोचते हमारी मातृभाषा में, जिस भाषा में आप सारी चीजों को समझते हो। तो आप उस भाषा में अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन द लैंग्वेज विच यू आर कंफर्टेबल इन, but you hear the language in many different types, right? You hear the language in English, you hear the language in Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, Sanskrit, or any other language if you are hearing. But in which language you are understanding? You are understanding according to your cognitive concept, right? So that is Vijnanamay Kosh. That type of body is going to help you in that. Next is Anandamay Kosh. Anandamay Kosh is the spiritual part, is the aesthetic part, is the cultural part, which is the end of the overall development, right? Here, if the child has developed Annamay, Pranamay, Manomay, Vijnanamay, and Anandamay, then till Vijnanamay, then Anandamay Kosh comes accordingly and automatically. So here the Jadui Pitara is giving the comprehensive part of about the playway based approach, theme based concept, engaging the visual concept and the general concept of Jadui Pitara. So here this Jadui Pitara is actually a box of TLMs, teaching learning material. If teacher questions or if somebody questions you what is Jadui Pitara, you will say it's a box of TLMs providing interactive and innovative activities of the learner's interest. Okay. What is Jadui Pitara? It is a box of various TLMs providing interactive and innovative activities of the learner's interest. And the TLMs actually provide the foundational growth and development of the fundamental areas which involve physical development in Annamaya Kosh, the vital and well-being growth in Pranamaya Kosh, the social, emotional, and ethical development. Ethical means moral values. Okay, in Manomaya Kosh, language literacy and cognitive in Vijnanamaya Kosh, and aesthetic and cultural in the Anandamaya Kosh. Okay, so this is about the main concept of Panch Kosh theory. Now, let us understand the part from your books. The books which you are using in AVS are having different concepts. So, like as if you can see, the physical development, life energy. The second, what they have given, development of life energy. The first one is physical development in Panchkosh concept. The second one is development of life energy. The third one is the emotional or mental development, that is the cognitive, which we just understood. Fourth is the intellectual development. And the fifth one is the spiritual, that is the aesthetic and cultural development, right? So now this Panch Kosh actually are the layers of our body. So National Curriculum Framework actually works upon this part when
The Panchkosh theory is actually the Panchkosh Vikas. Okay. Annamay Kosh is the physical layer. Okay. Pranamay Kosh is the well-being and the life energy layer. Manamay Kosh is the mind layer, right? And Vigyanamay Kosh is the intellectual layer, right? And then Anandamay Kosh is the inner self. ठीक, जहां पर स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। अब इसको मैं डिटेल में आप लोगों को एक साधारण एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है, रिक्वेस्ट मौसमी प्लीज म्यूट योर डिवाइस। सो आनंदमय कोश जो है, सॉरी अन्नमय कोश जो है, फिजिकल लेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। अब प्राणमय कोश, प्राणमय कोश यहाँ पर जो लाइफ एनर्जी और लाइफ वेलबींग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे की गोल 1 की पर्सनल हाइजीन और उसकी पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम पर्सनल डोमेन की बात करते हैं, वो यहाँ पर प्राणमय कोश के में आता है। यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके प्राण अगर हमको देखने हैं, यानी बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा कितना एनर्जेटिक है, और बच्चा कितना अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है दूसरों के सामने। ठीक है। थर्ड जो मनोमय कोश है, अब देखो बच्चा काफी ज्यादा इमोशनल, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा रोएंगे, बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं सोशल नहीं हो पाते हैं, उनका मन नहीं लगता कभी किसी काम में, हमेशा कभी दुखी रहेंगे, कभी है तो चीजों को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है ना, एक चीज के लिए स्टिक टू बैठेंगे। तो ये जो चीज है, इससे उनको ओवरकम करने के लिए इनका मनोमय कोश, यानी उनका मन बनाना है हमको, मनोमय मन। ठीक। देन फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमता, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, जो बच्चे जीनियस चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे सुपर इंजीनियस चाइल्ड होते हैं, और ये बच्चे जो एक जीनियस के अलावा एक गिफ्टेड, यस गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये सब हाई जो कॉग्निटिव लेवल जो होता है इनका, उसमें होता है, मतलब इनका विज्ञान में कोश काफी ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। तभी ये बच्चे काफी ज्यादा गिफ्टेड कहलाते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हुए इनका मनोमय कोश जो रहता है ये बैलेंस नहीं रहता, इस वजह से ये हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये जो पंच कोश है, इसको प्रॉपर वे में अगर हम डेवलप करते हैं बच्चों में, तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड रहती है। ठीक है ना, इसीलिए ये पंचकोश थियोरी रिफ्लेक्ट कर रही है एनसीएफ द्वारा, एनसीईआरटी में, राइट। सो आई होप ये आपको पंचकोश थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो इसको अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहला जो है हमारा अन्नमय कोश, वो होगा फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है प्राणमय कोश, जहां पे लाइफ एनर्जी, प्राण लाइफ। ठीक। तीसरा इमोशनल मनोमय कोश, मन इमोशंस। ठीक है। चौथा जो है विज्ञानमय कोश, विज्ञान में क्या होता है, रिसर्च, वैज्ञानिक कौन होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट, विज्ञानमय कोश। लास्ट इज द आनंदमय कोश, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलप। हम लोगों को जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें कितना अच्छा आनंद आता है ना, तो अच्छा लगता है। सो दैट इज द स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज द एस्थेटिक। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन पांचों डेवलपमेंट्स को याद रखेंगे। अगर आपसे पंचकोश थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये पांचों कोश को लिंक करना है इन सारी डेवलपमेंट्स के साथ में, और फिर इन डेवलपमेंट्स की एग्जाम्पल देते हुए उनको एक्सप्लेन करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पंचपदी। पंचपदी क्या होगा, 10 मिनट्स बाद में ये मीटिंग एंड हो जाएगी, रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा फिर से ज्वाइन करिएगा। सो पंचपदी, पंचपदी क्या होती है, पंचपदी एक टीचिंग प्रोसेस है, एक टीचिंग मेथड है, जो एक टीचर को एक प्रॉपर गाइड बनाती है। पद मतलब रास्ता। ठीक है ना। तो 5 तरीके के वे से टीचर बच्चे को रास्ता बता सकती है कि जिस तरीके से हम बच्चों को ऑर्गेनाइज करें। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला पद होता है अतिथि, दूसरा बोध, तीसरा अभ्यास, चौथा प्रयोग और पांचवा प्रसर।
हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से आप समझा सकते हैं। सबसे पहला अदिति, मतलब किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज बोध, बोध मतलब नॉलेज, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज की जब हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वो बोध में आएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट। थर्ड इज अभ्यास। अब अभ्यास हमको साधारण हिंदी और संस्कृत से ही समझ में आता है। अभ्यास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। ठीक है, तो बच्चे को हमें रिटन वर्क या जो भी कुछ देना है, प्रैक्टिस देना है, उससे बच्चे का अभ्यास होता है। तो ये तीसरे पद में व्यक्ति एंटर हो जाता है, बच्चा थर्ड पद में एंटर हो गया। ठीक है, चौथा पद है एप्लीकेशन, मतलब अगर बच्चे ने कुछ भी चीज का अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, तो उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कहां पर अप्लाई करेगा। ठीक है, वो चीज होता है प्रयोग यानी एप्लीकेशन। लास्ट इज प्रसर। प्रसर मींस जब वो उस चीज को खुद एक्सप्लेन कर ले रहा है, यानी उस चीज को समझा ले रहा है, दैट इज द एक्सप्लोरेशन। ठीक है ना, उसको प्रसर यानी प्रसार कर रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अभी इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को ही ले लेते हैं। मैथ्स में जैसे हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं नंबर्स, नंबर्स के बाद हम उनको सिखाते हैं काउंटिंग। ठीक है ना, तो नंबर्स का एक्चुअली इंट्रोडक्शन कर दिया नर्सरी क्लास में, हम बच्चे को क्या कर रहे हैं? नंबर्स की इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे बच्चा काउंटिंग करना सीख रहा है, नर्सरी क्लास में ही उसको हम बोध करा रहे हैं कि इन नंबर्स का क्या उपयोग है, भाई क्यों हम ये नंबर सीख रहे हैं, इन नंबर्स के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने क्या सिखाया उनको? काउंटिंग सिखाया। ठीक है, अब काउंटिंग के बाद जब हम उनको काउंटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ में हम उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें जब हम सिखा रहे हैं, तो हम उनको क्या करा रहे हैं? उन्हीं नंबर्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है ना, कि बार बार बच्चा काउंटिंग तो कर रहा है, लेकिन काउंटिंग के साथ बच्चा और क्या करना चाहिए? तो बच्चा और जो प्रैक्टिस कर रहा है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम उसको क्लासरूम में प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब इस प्रैक्टिस को बच्चा कहाँ यूटिलाइज कर रहा है? एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चा कहाँ कहाँ यूज कर रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में? बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज करेगा, वो उसकी एप्लीकेशन होगी। मतलब उस अभ्यास को जो उसने कहा करा है, वो उसको कहाँ प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना, दैट इज द एप्लीकेशन। ठीक, वो शॉप्स में प्रयोग करेगा, ठीक है, अपने नोटबुक्स को अरेंज करने में, काउंटिंग करने में प्रयोग करेगा। अगर वो अपने स्कूल में 4 नोटबुक्स लेकर गया है और अगर उसको वापस 2 नोटबुक्स मिली है, तो फिर वो ये इसको अप्लाई कर रहा है कि 4 थी और अब 2 ही है, मतलब 2 और नहीं है मेरे पास। राइट, तो मतलब वो उस चीज को प्रयोग कर रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में प्रसर, मतलब जब वो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर वो 4 नोटबुक लेकर गया है और 2 आया, तो बच्चा खुद जब आपसे बोल रहा है मैम मेरे पास 4 नोटबुक्स थी, अभी 2 ही बची है, मतलब उसने जिस चीज को प्रयोग किया, मतलब उसके नॉलेज को जब अप्लाई किया, उसको वो एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो जब बच्चे ये 5 स्टेप को समझ कर करेंगे, किसी भी चीज को समझने के लिए ये 5 स्टेप्स अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो अब वो नॉलेज को गेन करते हैं और फिर वो नॉलेज को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। राइट, so for a proper conceptual understanding, the 5 step learning process is helping the child to understand the concept and deliver the knowledge टू एक्सप्लोर, अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकता है एक्सप्लोर करने के लिए, आगे समझाने के लिए। एक और एग्जांपल देती हूँ ईवीएस का। अगर बच्चे कचरा फैला रहे हैं क्लासरूम में और फिर उस उनको टीचर ने नॉलेज दिया कि क्लासरूम में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। क्यों नहीं फैलाना चाहिए? क्योंकि क्लास बहुत गंदी लगती है और गंदी लगने की वजह से हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसके साथ साथ में कचरा होने के कारण बीमारियां जो है हमारे पास घेर सकती है। ठीक है, फिर क्या किया बच्चों ने? जो क्लीनलीनेस एक्टिविटी हुई, क्लीनलीनेस एक्टिविटी में बच्चों ने अभ्यास किया, प्रयास की प्रैक्टिस किया कि जितना भी कचरा है उसको उठा के डस्टबिन में डाला। क्लास एकदम साफ सुथरी लगने लगी, अच्छी लगने लगी। और इसका एप्लीकेशन ये हुआ कि बच्चों ने जब इसका अभ्यास के साथ में इसका प्रयोग किया, तो मैक्सिमम उनके आसपास वो कहीं पर भी कचरा देखते थे तो उसको उठा के वो डस्टबिन में डालते थे। ठीक है ना, क्योंकि चीजें गंदी नहीं लगनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। अब
क्या करने लगे, अगर वो किसी और को कचरा डालते हुए देख रहे हैं तो वो उनको बता रहे हैं, अरे इसको यहाँ क्यों फेंका है, जाओ जाके डस्टबिन में डाल के आओ, इधर गंदा हो जाए। तो जिस स्टेप पर बच्चा क्लीनलीनेस के कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, और वहां जब बच्चा की दूसरे को बता रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चा अपने लिए हुए ज्ञान को, अपने अंडरस्टैंड किए हुए कॉन्सेप्ट का प्रसार कर रहा है, यानी बच्चे को चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है, उसको नॉलेज अच्छे से मिल चुका है। सो पंचपदी इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड पंचकोश इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इट इज एक्चुअली द एंशियंट थियोरी ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का एक एंशियंट थियोरी है, एक जीर्ण थियोरी हम कह सकते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है और वो अपने आप होता है। लेकिन उसको अपने आप होने के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए एज अ टीचर? वी हैव टू फॉलो द पंचपद सिस्टम, दैट इज द पंचपदी विच इज द लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। राइट, अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास मात्र 2 मिनट बचे हैं, इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फिर इसके बाद में जो है हम जो दोबारा से फिर से आप लोग ज्वाइन करिएगा, इसमें हम स्टीम डेवलपमेंट के बारे में और जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।